Good morning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, how are you? I am Sima Salahuddin from Shahid Millat Government Degree College. And today my next chapter is the accounting for fixed assets. Accounting for fixed assets is also known as the depreciation. जैसे कि हम सब जानते हैं कि depreciation ही नाम कॉल किया जाता है इसके लिए, और ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं अपने क्लासरूम्स में भी, तो डेप्रिसिएशन के मीनिंग में इसको हम इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स को। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है लिहाजा इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, और आज मैं फ़र्स्ट पार्ट समझा रही हूँ इसका। और फर्स्ट पार्ट में सिंपली मैं इसका कॉन्सेप्ट दूँगी और कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मशीन आपको बताऊँगी कैसे हम कंप्यूट करते हैं, किसी भी एसेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, या टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा हमारे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या हैं या उनका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। और डेफिनेशन के हवाले से, क्योंकि डेप्रिसिएशन का ताल्लुक फिक्स्ड एसेट से है, तो पहले हम देखते हैं कि फ़िक्स्ड एसेट्स किसे कहा जाता है, या फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन बेसिकली क्या है। तो फिक्स्ड यानी कि एसेट्स आर फिक्स्ड और परमानेंट नेचर ओन्ड बाय अ बिजनेस इंटरप्राइज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो एसेट्स जो फिक्स्ड हों और जो परमानेंट हों उसे हम फिक्स्ड एसेट्स कॉल करेंगे। इन अदर वर्ड्स, लॉन्ग लिव्ड इन अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स। इसके अलावा अगर हम ये अपने दूसरे अल्फाज में अगर हम ये कह सकते हैं कि वो एसेट्स जो लॉन्ग अरसे तक हमारे साथ रहें, बहुत सालों तक हमारे साथ रहें, तो वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स कहलाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू दो तरह के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, हम सब जानते हैं। ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का जो चार्जेस और डेप्रिसिएशन है वो किन एसेट्स के ऊपर लगती है। फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर तो लगती है, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स कौन से वाले। तो इस तरह के हमारे पास दो तरह के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, एक टेंजिबल कहलाते हैं हमारे, और दूसरे हमारे इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। टेंजिबल एसेट्स फिजिकली एग्जिस्ट, कैन बी टच्ड, लाइक द मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, व्हीकल, बिल्डिंग एंड ऑल्सो लैंड ऑल्सो। बट हम यहाँ ये कहते हैं कि ये वो एसेट्स हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट हैं, जो हमें नज़र आ रहे हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि मशीनरी हमें नज़र आ रही है, फर्नीचर हमें नज़र आ रहा है, इक्विपमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। इक्विपमेंट्स में हम कंप्यूटर्स को देखते हैं, या हमारे लैपटॉप्स हैं, या हमारे पास कैलकुलेटर्स हैं, या हमारी फैक्स मशीनें हैं। ये तमाम हमारे इक्विपमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा व्हीकल्स में गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, कारें आ सकती हैं, ट्रक्स आ सकते हैं, लॉरीज आ सकती हैं। वो तमाम चीज़ें जो हम बिज़नेस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो तमाम की तमाम हमारे व्हीकल्स कहलाएंगी। बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में हम अपना कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो हमारी अपनी हो या हमने इसको अपने हायर किया हुआ हो, तो बिल्डिंग बेसिकली हमारा एसेट है। तो अगर हमारी अपनी बिल्डिंग है, ये बिज़नेस की बिल्डिंग है, लिहाजा वो बिल्डिंग हमारी फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगी। इसके अलावा मैंने आपसे एक और एसेट का जिक्र किया, दैट इज़ लैंड। लैंड एक वो वाहिद है, तो ये लैंड बेसिकली टेंजिबल एसेट्स, लेकिन लैंड एक वो वाहिद फिक्स एसेट्स है जिसको हम डेप्रिशिएट नहीं करते। और उसकी बेसिक वजह ये होती है क्योंकि लैंड की वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज़ होती है, कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती, कोई उसकी लाइफ नहीं है। जबकि अगर हम फर्नीचर ख़रीदते हैं तो वो कुछ अरसे बाद ख़राब हो जाएगा, मशीनरी ख़रीदेंगे तो कुछ अरसे बाद वो भी ख़राब हो जाएगी। यानी कि इन सब की एक लाइफ है, यानी कि इनकी सब की लाइफ क्या है, 5 साल तक चलेंगी, 10 साल तक चलेंगी, और उसके बाद एट लास्ट उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, उसको हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा, या उसको हमें सेल करना पड़ेगा, उसकी जगह पे नई मशीनरी, नया फर्नीचर या नया इक्विपमेंट्स परचेज़ करना पड़ेगा। लिहाजा ये वो एसेट्स जिनकी एक लॉन्ग लाइफ है, लेकिन वो एट लास्ट जाके वो ख़त्म होना है उनको। लिहाजा उन तमाम चीज़ों को डेप्रिशिएट करने का जो प्रोसेस है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्म डेप्रिसिएशन इज़ यूज्ड फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब हम बात करते हैं इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की। और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट एंड कैन नॉट बी टच। फॉर एग्जांपल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स वो एग्जांपल्स हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं, हम इसको टच नहीं कर सकते। बेसिकली ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ये सर्टिफिकेशंस हैं बेसिकली, और ये हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इसकी, और हम इसको लीगली एक राइट होते हैं, उनके ओनर से हम लीगली राइट हासिल करते हैं कि ताकि हम इसको यूज़ कर सकें और हमारी कोई कॉपी ना कर सके, कोई डुप्लीकेट ना बना सके। ये वो सारे के सारे एसेट्स हैं बेसिकली हमारे, जो हमें नज़र नहीं आ रहे, इनटेंजिबल हैं, नज़र नहीं आ रहे, हम उसको देख नहीं सकते।
जैसे कि अगर हम पेटेंट्स की बात करें तो पेटेंट्स में हम कहेंगे कि पेटेंट्स बेसिकली क्या है कि कोई भी आपका ऐसा राइट है पेटेंट बेसिकली कि कोई फार्मूला है, उस फार्मूले की मेकिंग या आप उस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं या उसको आप सेल कर रहे हैं उस फार्मूले के हवाले से, तो इन तमाम किसी भी इन्वेंशन के हवाले से अगर हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, उसका राइट परचेज़ करना चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ हम ही इसको इस्तेमाल कर सकें और कोई दूसरा शख्स इस्तेमाल ना करे, तो उसको हमें परचेज़ करना पड़ता है, इनके राइट्स को इनको यूज़ करने के लिए परचेज़ करना पड़ता है 3 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा अरसे के लिए, क्योंकि बिज़नेस हमारा कोई 1 साल के लिए नहीं बनाया जाता, ये गोइंग कंसर्न पे बनाया जा रहा है और कंटिन्यूसली हमें बिज़नेस करना ही करना है। तो जितने भी राइट्स हैं या जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स हैं या जो भी इनके यूज़ करने की जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, इनको हम 1 ईयर के लिए नहीं परचेज़ करते, बल्कि हम एक लॉन्ग लिव के लिए परचेज़ करते हैं ताकि हम इससे लॉन्ग रन बेनिफिट हासिल कर सकें। और जो कस्टमर्स हमारे हैं उनके दरमियान में भी ये ना हो कि वो हमारे उनका एतबार बहाल हो, उनका हमारे ऑनेस्ट हमारे ऊपर कर सकें वो, ताकि वो हमें ये ना सोचते ट्रस्ट कर सकें, ताकि वो ये ना समझें कि हम फेक प्रोडक्ट बना रहे हैं या हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है। तो इन तमाम चीज़ों को सेव करने के लिए हमें इन तमाम सर्टिफिकेट को हासिल करना ज़रूरी होता है। पेटेंट्स बेसिकली किसी ख़ास तरीक़े को या किसी इन्वेंशन को अगर हम अपने राइट हासिल कर लें इसके, उसको हम पेटेंट्स कहेंगे। कॉपीराइट का ताल्लुक बेसिकली पब्लिकेशन से है। अगर कोई आपकी फ़िल्म है या कोई आपका नावल है या कोई बुक है किसी किस्म की, तो अगर आप उसको कॉपी करना चाहें, उसका डुप्लीकेट निकलवाना चाहें, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ निकालवाना चाहें या उसकी कॉपीज़ मज़ीद बनवाना चाहें, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है। ट्रेडमार्क ये है कि आप किसी ख़ास स्लोगन के तहत कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट के ऊपर आप कहते हैं ये मेरा डिज़ाइन है, ये मेरा नाम है, ये स्पेलिंग होनी चाहिए मेरे नाम की, या मेरी प्रोडक्ट की ये स्पेलिंग होनी चाहिए, तो उसको आप रजिस्टर्ड करवा लें तो उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। अमूमन आपको अगर छोटी सी एग्जांपल मैं दूं तो आप जो पेंसिल्स यूज़ करते हैं उसको TM उसके ऊपर लिखा होता है। नॉर्मली पेंसिल की एग्जांपल मैंने इसलिए दी क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आपके हाथ में अक्सर व बेशतर पेंसिल या पेन वगैरह के सिलसिले मौजूद रहते हैं, लिहाजा उसके ऊपर आप देखिएगा TM करके लिखा होगा, तो TM छोटा सा जो लिखा होता है राउंड करके वो ट्रेडमार्क कहलाता है। यानी कि उन्होंने उस पेंसिल का डिज़ाइन, उस पेंसिल का शेप, उस पेंसिल का कलर या उस पेंसिल का जो भी उन्होंने नाम रखा है उस नाम को उन्होंने रजिस्टर्ड करवा लिया अपने नाम पे कि अब इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। इस तरह से गुडविल वो स्टेटस है हमारा, या वो हमारा एक लोगों के जहनों में एक हमारा कॉन्सेप्ट है, एक गुड कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी बिज़नेस को इम्प्रूव करता है। तो गुडविल भी हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है अक्सर औक़ात। पार्टनरशिप के बिज़नेस में हम इसको भी पढ़ेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली वो प्रोग्राम्स हैं जो परचेज़ किए जाते हैं और इसके भी एक लीगल सर्टिफिकेट्स हासिल किया जाता है, राइट हासिल किए जाते हैं कि इसको कोई और यूज़ ना कर सके। तो ये वो तमाम के तमाम इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी हमें हमारी बिज़नेस के अंदर इनकी बहुत वर्थ होती है। तो इनको भी डेप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात ये भी एक लॉन्ग लिव्ड हैं, लेकिन इनकी भी एक लाइफ है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, इनकी भी लाइफ है और लाइफ ख़त्म होने के बाद इनको दोबारा परचेज़ करना है हमें। तो इनको जब इनकी भी एक लाइफ है तो डे बाय डे इनके अंदर भी कमी आती जा रही है। जो कमी आती जा रही है, यानी कि जैसे डेप्रिशिएट का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, तो जब कमी आती जा रही है तो इस चीज़ के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है, जो टर्म यूज़ की जाती है, उसको कहते हैं हम अमॉर्टाइजेशन। अमॉर्टाइजेशन यूज़ फॉर इनटैंजिबल एसेट्स, ये याद रखिएगा क्योंकि हमारे MCQs में भी अक्सर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज़ किया जाता है वो टैंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ किया जाता है और अमॉर्टाइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए। आगे हम बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ एसेट्स इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे पास एक फिक्स एसेट्स के तौर पे होते हैं। आप सब जानते हैं कि कोल माइंस हैं, गैस माइंस हैं, पेट्रोल रिजर्व्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की। ये नेचुरल रिसोर्सेज के जितने भी माइंस हैं या जो भी चीज़ें इनके रिजर्व्स निकलते हैं, इनको परचेज़ किया जाता है और परचेज़ करने के बाद एक इनके अंदर भी ये देखा जाता है कि इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट मौजूद है वो कितने अरसे तक हमारे काम आ सकती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल छोटी सी आपको दूँ सुई गैस के हवाले से, तो जब सुई गैस का जब हमारे रिज़र्व हमें मिले तो उस वक्त कैलकुलेट किया गया और कैलकुलेट करके ये बताया गया कि ये 50 साल तक ये रिज़र्व्स काम आएंगे हमारे, और 50 साल तक तो ये 50 साल तक जो भी इसके अंदर गैस मौजूद है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं 50 ईयर्स तक। तो 50 ईयर्स इज़ द लाइफ ऑफ गैस माइंस, यानी कि उस सुई गैस की जो लाइफ थी वो उसकी 50 ईयर्स थी। 50 ईयर्स के बाद वो गैस का कुआं या जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हमें नेक्स्ट हमें रिजर्व तलाश करने पड़ेंगे।
और नेक्स्ट ख़रीदना पड़ेगा हमें। तो ये जो इसकी लाइफ है 50 ईयर्स तक, तो इसके अंदर भी जो कमी आ रही है, इस एसेट्स के अंदर भी जो कमी आ रही है, इस एसेट्स के अंदर जो कमी आ रही है, उस कमी को रिकॉर्ड करने की जो वर्ड, जो टर्म यूज़ की जाती है, उसको कहते हैं हम डिप्लेशन। यानी कि डिप्लेशन इज़ यूज्ड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि इस तरह के 3 चीज़ें हमारे पास मौजूद हो गई, 3 चीज़ें हमारे पास नज़र आई हैं यहाँ पे। डेप्रिसिएशन यूज फॉर टैंजिबल एसेट्स, amortization is used for intangible assets and depletion is used for natural resources। अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं क्या सिलसिला है आगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडिंग और नॉट इंक्लूडिंग इन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज़ जिसको हम एक्सपेंडिचर कहेंगे। और बेसिकली यहाँ पर हम इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड की क्या बात करते हैं। अब हम जब आप लोग फर्स्ट ईयर्स में थे और फर्स्ट ईयर का जो आपने सिलेबस पढ़ा और वहाँ पर आपको एक बैलेंस शीट दी गई, बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया, वहाँ पर आपको बहुत सारे फिक्स एसेट्स दे दिए जाते थे प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, या जर्नल एंट्रीज आप पास करते थे। आप कहते थे कि आपने एक मशीन परचेज़ कर ली, इक्विपमेंट परचेज़ कर लिया, आपने कहा मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, मशीन डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, और मशीन को डायरेक्टली आपको एक कॉस्ट दे दी जाती थी और उस कॉस्ट को डायरेक्टली आप ऐड कर लेते थे या उसको रिकॉर्ड कर लेते थे मशीन के नाम से। एसेट जो भी परचेज़ कर रहे हैं, आप फर्नीचर परचेज़ कर रहे हैं तो फर्नीचर डेबिट, मशीन परचेज़ कर रहे हैं तो मशीन डेबिट, और इक्विपमेंट परचेज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स परचेज़ कर रहे हैं तो इक्विपमेंट डेबिट, या बिल्डिंग परचेज़ कर रहे हैं तो बिल्डिंग डेबिट, या इन्वेस्ट कर रहे हैं, इवन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को डेबिट कर रहे हैं। यानी कि एसेट्स को हम बाय नेम रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते जिनका हमारा कारोबार। फर्स्ट करें अगर फर्नीचर का ही कारोबार हमारा है तो फर्नीचर ही परचेज़ हम कर रहे हैं तो फर्नीचर इज़ नॉट एन एसेट्स, इट इज़ अवर मर्चेंडाइज। ये हमारी मर्चेंडाइज है, यानी कि वो चीज़ें जो हम रीसेल पर्पस के लिए परचेज़ करते हैं वो हमारी मर्चेंडाइज कहलाएंगी, दैट इज़ करंट एसेट्स नॉट द फिक्स एसेट्स। लेकिन फर्नीचर अगर हम अपने बिजनेस के यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं तो फिर वो हमारे फिक्स एसेट्स कहलाएंगे। कहने का मकसद ये है मेरा, ये जो बैकग्राउंड मैंने आपको दिया वो इसलिए दिया कि आपको ये अंदाज़ा हो सके जो फर्स्ट ईयर में आपने एंट्रीज़ बनाई थी, सिंपल एंट्रीज़ बनाई थी, मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, मशीन डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, तो यहाँ पर हम उसको ये देखेंगे कि ये मशीन डेबिट जो की आपने, वो मशीन ख़रीदने के बाद आपने ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस थे जो उसकी वजह से पे किए, जो उसको ख़रीदने के लिए पे किए, या कारोबार में रहते हुए आप कौन कौन से एक्सपेंसेस पे करते हैं कारोबार को चलाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, चीज़ें ख़रीदने के लिए, मर्चेंडाइज ख़रीदने के लिए, या कोई भी XYZ कोई भी एक्सपेंसेस पे करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर्स पे किए जाते हैं वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, 2 काइंड्स उसकी हैं। पहला है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा हमारे पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात करें पहले, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बेसिकली दे आर पेड फॉर अटेन्ड इकोनॉमिक बेनिफिट और ऑफ करंट ईयर। यहाँ पर करंट ईयर को मैंने बहुत प्रोमिनेंट किया क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको कंटिन्यूसली विद इन ईयर आपको काफ़ी दफ़ा पे करने पड़ रहे हों। आपने जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया है रिपेयर कभी भी हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है। मशीनरीज चल रही हैं, मशीनरीज में रिपेयर या मेंटेनेंस जो भी हो रहा है वो कंटिन्यूसली हो रहा है। 2 दफ़ा भी रिपेयर आ सकती है साल में, 3 दफ़ा भी आ सकती है, हर महीने भी रिपेयर आ सकती है। मेंटेनेंस हर महीने ही होती है मशीनों की या फर्नीचर के हवाले से या इक्विपमेंट्स के हवाले से। तो ये वो एक्सपेंडिचर जो हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मुस्तकिल तौर पे करे चले जा रहे हैं। रेंट आपको हर महीने पे करना है। अगर आपने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो आपको हर महीने रेंट पे करना है। रेंट पे नहीं करेंगे तो बिल्डिंग आपको खाली करनी पड़ेगी और जाहिर सी बात है वो बिल्डिंग की वजह से आपका कारोबार चल रहा है तो रेंट आपको हर महीने पे करना पड़ रहा है। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा पे कर दिया और आपने पूरा का पूरा सिलसिला हासिल कर लिया। इस तरह सैलरी है, लोगों को आपने हायर किया हुआ है, एम्प्लॉयज़ आपके पास हायर किए हुए हैं आपने, और सैलरी उनकी आपको हर सूरत देनी है, हर महीने देनी है। लिहाजा आपकी सैलरी भी आपकी वो है जो आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लोगों को हायर किया आपने और उनको सैलरी आप पे कर रहे हैं जो हर महीने आपको पे करनी है। टैक्सेस अमूमन आपको हर महीने तो नहीं पे करने पड़ते, लेकिन डिफरेंट टाइप के टैक्सेस आपको कभी कभी पे करने पड़ते हैं, लेकिन हर साल ज़रूर आपको पे करने पड़ते हैं कि हर साल आपको कुछ ना कुछ टैक्सेस के मद में पे करना पड़ता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो आपके किसी भी हवाले से टैक्सेस हों, वो आपको पे करने पड़ते हैं। आपको कोई किसी भी हवाले से, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ की है अपने कारोबार के लिए तो उसके ऊपर जो टैक्सेस आ रहे हैं वो भी आपको पे करने पड़ रहे हैं। तो टैक्सेस आप कभी भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये कहें
कि इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आप फायर इंश्योरेंस करवा लेते हैं, या आप अपनी वो इंश्योरेंस करवाते हैं जैसे कि 3 ईयर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, या कोई कंटीजेंसीज़ के हवाले से खुदा न खास्ता कोई कारोबार में कोई मसला हो जाए उसके लिए आप जो इंश्योरेंस करवाते हैं वो इंश्योरेंस, ये तमाम की तमाम वो इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ होती हैं जो आपको मुस्तकिल इसका प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो इसको हम इन तमाम के तमाम एक्सपेंडिचर्स, ये वो एग्जांपल्स हैं जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखा करते थे। ये वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की तरफ, और हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, दे पेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। यहाँ हमने करंट ईयर की बात की थी, यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, यानी कि आगे के लिए जो बेनिफिट्स हैं, आगे के बेनिफिट्स हासिल करने के लिए जो हम पेमेंट कर रहे हैं एक्सपेंसेस की मद में, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। दे आर नॉर्मली रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, इनको हम बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए मैंने आपको बताया कि हम इनको इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जहां पर आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से जब आप माइनस करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते थे सारे एक्सपेंसेस को, तो वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स थे। जबकि ये वाले एक्सपेंडिचर्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं, इनको अमूमन हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। इसके अलावा अब इसको हम ये भी कॉल कर सकते हैं, इन एक्सपेंडिचर्स को, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को वी कैन कॉल दैम एज फिक्स्ड एसेट्स। अब आप समझ गए होंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए पे किए जाएं, चाहे वो उस चीज़ की प्राइस ही क्यों ना हो, चाहे वो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए आपने कोई इनिशियल पेमेंट ही क्यों ना की हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। अच्छा, जब भी आप कोई मशीन परचेज़ करते हैं, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो हैं जो आपको लॉन्ग रन बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप लाइफ में इनकी एसेट की लाइफ में एक ही दफ़ा पे करते हैं, यानी कि परमानेंटली आप एक ही दफ़ा पे कर रहे हैं। ये आप टेम्परेरी पे कर रहे हैं या परमानेंटली पे कर रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को आप टेम्परेरी पे कर रहे हैं, फिर आपको पे करना है, दोबारा आपको पे करना है, फिर आपको पे करना है, साल में आपको काफ़ी दफ़ा पे करना है एक्सपेंडिचर्स। लेकिन ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जब आप एक एसेट परचेज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं आप, वो सारे के सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। जैसे कि अगर आप फ़र्ज़ करें जर्मनी से आप एक मशीनरी परचेज़ करते हैं, और आपने मशीनरी परचेज़ की, और परचेज़ करने के लिए आपने उस मशीनरी के लिए जो भी प्राइस थी उसकी, वो तो आपने उस सेलर को पे की ही थी। उसके अलावा आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है, आपने उसको यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पाकिस्तान में शिफ्ट करना है, या आपको अपनी जो बिज़नेस की ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आपकी इस्टेब्लिश हुई है वहाँ पर आपको शिफ्ट करना है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन पे करना है। ट्रांसपोर्टेशन पे करना हो, कैरेजिन पे करना हो, या आपको फ्रेड इन शिप पे करना हो, ये तो मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई कि किस वे से आप उस चीज़ को लाना चाह रहे हैं। शिप्स के ज़रिए से लाना चाह रहे हैं, बाई एयर लाना चाह रहे हैं, या आप लॉरीज़ के ज़रिए से, ट्रक्स के ज़रिए से लाना चाह रहे हैं, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो आपने पे की है उस मशीनरी को लाने के लिए, उन चीज़ों को लाने के लिए, वो आप एक ही दफ़ा पे कर रहे हैं लाइफ में। बार बार आप ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं करेंगे, आपको बार बार वो मशीनरी लाना और ले जाना नहीं है। एक दफ़ा मशीनरी आ रही है और फिर वो फिक्स्ड हो जाएगी, और उस जगह पे ही उसको फिक्स करके वहीं पे उसका वर्किंग शुरू हो जाएगी। लिहाजा ट्रांसपोर्टेशन का जो अमाउंट है वो आप एक ही दफ़ा पे कर रहे हैं, लिहाजा इसको इंक्लूड करेंगे हम। इसके अलावा हम इंपोर्ट ड्यूटी, जाहिर सी बात है जो भी मशीनरीज परचेज़ की जा रही हैं, अगर वो बाहर से परचेज़ की जा रही हैं तो उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी हम पे करना पड़ रहा है हमें। लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस, अगर आप शिप्स के ज़रिए से लेकर आएँ या आप जहाज़ के ज़रिए से लेकर आएँ तो उसको लोडिंग और अनलोडिंग के लिए कुछ आपको लोगों की ज़रूरत है, उसके लिए आपने कुछ चार्जेस पे किए हैं। कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस आपने उस मशीनरी को कहीं आपने फिक्स करवाना था, कहीं आपने उसको इंस्टॉल करवाना था, उसको इंस्टॉल करने के लिए जो चार्जेस पे किया आपने वो एक ही दफ़ा पे कर रहे हैं, आप बार बार नहीं पे करेंगे। आपने उस मशीनरी को किस जगह फिक्स करना है, जिस जगह को फिक्स करना है उस मशीनरी को, उसकी फाउंडेशन बनवाई आपने, उसके लिए कुछ अमाउंट पे किया। आपने सेल्स टैक्स भी पे किया उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए, और जो एक ही दफ़ा पे किया। ये मतलब ये मेरा कहने का कि आपको एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि ये वो तमाम में तमाम एक्सपेंडिचर्स हैं जो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दफ़ा लाइफ में पे कर रहे हैं उस एसेट की, और बार बार आपको ये पे नहीं करना। लिहाजा वो एक्सपेंडिचर जो आप एक ही दफ़ा पे करें वो सारे के सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, जो आपको फ्यूचर बेनिफिट देंगे। और ये सारे के सारे जिस भी पर्पस, जो चीज़ आपने ख़रीदी है, ये सारे के सारे उसकी कॉस्ट में शामिल कर दिए जाते हैं। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। और फर्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ जाने के लिए मैं आपको रिक्वायरमेंट बताऊं कि हमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आ सकता है, जो
डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आते हैं। उसमें फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट जो मे बी कि आ जाए आपके पास, और आया भी है, जो पिछले पास्ट पेपर्स अगर आप देखें उठा के, तो वहाँ पर आपको ये नज़र आया होगा कि कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रक, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ये डिफरेंट टाइप के आ रहे होते हैं। अब ये याद रखिएगा कि डिपेंड करता है कि हमारे पास कि किस एसेट की कॉस्ट पूछी जा रही है, क्या वो मशीनरी है, या वो इक्विपमेंट है, या वो बिल्डिंग है, या वो कौन सा एसेट है जिसकी हम कॉस्ट ये कंप्यूट करना चाह रहे हैं या निकालना चाह रहे हैं। अब इसकी अब आगे डिटेल में आपको देती हूँ, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है करने का वो ये है कि सबसे पहले आपने इसकी हेडिंग लिखी, जो भी आपका कारोबार का नाम है वो कारोबार का नाम मेंशन किया, फिर आपने लिखा यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, और सबसे पहले आपने लिखी यहाँ पे डेट, जो भी जिस डेट को आप परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ पर डेट बहुत ज़्यादा फोकस की जाती हैं, डेट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, लिहाजा आप डेट्स को ज़रूर देखिएगा कि ये चीज़ कब परचेज़ की जा रही है, कब यूज़ की जा रही है, कब आपका ईयर एंड हो रहा है, कौन सा आपका अकाउंटिंग ईयर का सिलसिला है, जनवरी टू दिसंबर है, या जुलाई टू जून है, या आपका अप्रैल टू मार्च है। ये आपके डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स कहलाते हैं, और अकाउंटिंग पीरियड्स को ज़रूर देखिएगा कि अकाउंटिंग पीरियड्स आपके जो मेंशन हुए हैं आपके क्वेश्चन में वो क्या हैं, क्या वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हैं, या वो जुलाई से लेकर जून तक हैं, या वो अप्रैल से लेकर मार्च तक हैं। ये डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स हैं जो मेंशन किए जाते हैं अमूमन क्वेश्चन के अंदर, कि अकाउंटिंग पीरियड एंड्स या अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन जून 30। इस तरह से कुछ चीज़ मेंशन ज़रूर होगी जो आपको जिसको आप अंडरलाइन कर दिया करेंगे, ये चीज़ें बहुत अहम है हमारे लिए और हमें इन चीज़ों को फोकस करना है। आगे चलते हैं हम इसका मशीन की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, कि मशीन की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, या मशीन जो हमने परचेज़ की है उसके लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें एक्सक्लूड करना है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें इग्नोर करना है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि जब हम कोई भी चीज़ अगर परचेज़ करने के हवाले से जब भी हम स्टार्ट लेते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे लिस्ट प्राइस हमें बता दी जाती है कि लिस्ट प्राइस इस चीज़ की इतनी है। यानी कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जो एग्जाम्पल रखी है वो 5 लाख रुपीज़ रखी है कि फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज़ उसकी लिस्ट प्राइस है। और अमूमन जब आप देखते हैं तो कभी जो हम बड़ी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें एक डिस्काउंट मिल जाता है वहाँ पे, जिसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा तगदौड़ नहीं करनी पड़ती है इस डिस्काउंट के लिए, कि आप मतलब डिस्काउंट के लिए कोई ख़ास प्रोसेस नहीं कंप्लीट करना पड़ता, सिंपली वो हमें अक्सर औकात डिस्काउंट दे देते हैं जो कि बड़ी चीज़ परचेज़ करने पे दिया जाता है। लिहाजा इन्होंने यहाँ पर हमें डिस्काउंट दिया है लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट ने 2% दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट निकाल कर भी दिया जा सकता था। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू भी दी जा सकती थी आपको, ये ट्रेड डिस्काउंट 10,000 रुपीज़ है। लेकिन अगर आपको कोई परसेंटेज गिवन हो तो ट्रेड डिस्काउंट को जो परसेंटेज गिवन है उस परसेंटेज को आप लिस्ट प्राइस के ऊपर अटैम्प्ट करेंगे और इसके ज़रिए से आप कैलकुलेट करेंगे और अमाउंट फिर यहाँ पे माइनस करेंगे। जो चीज़ आपकी 5 लाख की थी वो चीज़ अब आपको मिलेगी 4,90,000 की, यानी कि 4,90,000 की। अब हमारा ये बिल बन गया। अब आप इसको कह दें इनवॉइस प्राइस या इसको आप कह दें बिल प्राइस, बात एक ही है, चाहे इसको आप कहें इनवॉइस प्राइस या बिल प्राइस, यानी कि बिल बन गया आपका, आपको इतनी पेमेंट करनी है। अब होता कुछ यूँ है कि जो हमारे समझ लें कि सप्लायर्स हैं जिन्होंने हमें ये चीज़ें बेची हैं, वो चाहते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ है वो बेच रहे हैं और इतना बड़ा अमाउंट कहीं हमारा फंस ना जाए, या हमारे अमाउंट ये फौरी हमें मिल जाए और हमारे अमाउंट हमें रिकवरी जल्दी हो जाए या इसकी कलेक्शन जल्दी हो जाए। तो हमें एक बेनिफिट देते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर हमें एक क्रेडिट टर्म दी जाती है, और क्रेडिट टर्म को आप बहुत अच्छे तरीक़े से समझ चुके होंगे, यकीनन समझ चुके होंगे, स्पेशल जनरल में इन फर्स्ट ईयर कॉमर्स में ये जो टर्म है क्रेडिट टर्म अक्सर वहाँ दी जाती थी। और यहाँ पर ये जो टर्म है ये ज़रूरी नहीं कि यही वाली फिक्स्ड हो, यहाँ 2/10 मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2% डिस्काउंट विद इन 10 डेज़। नीचे डेज़ हैं, ऊपर परसेंटेज का रेट है, यानी कि अगर आप 10 डेज़ में पेमेंट करते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ 3% भी हो सकता था, यहाँ 15 डेज़ भी हो सकता था, यहाँ 5% भी हो सकता था, यहाँ कुछ और डेज़ भी लिखे हुए हो सकते थे। डिपेंड करता है कि उन्होंने आपको क्या क्रेडिट टर्म दी है। आगे हम देखते हैं N/30 मीन्स आपको 30 डेज़ में तो पेमेंट करनी ही करनी है, यानी कि 1 महीने में तो पेमेंट आपको करनी ही करनी है, लेकिन आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जल्दी पेमेंट कर देते हैं तो फिर आपको 2% डिस्काउंट और मिलेगा।
ये जो 2% अमाउंट है ये कभी आप अवेल करते हैं और कभी आप अवेल नहीं करते। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ मेंशन की हुई है, क्या बताया गया है। क्या उन्होंने ये लिखा है कि द कंपनी अवेल द डिस्काउंट, दैट्स मीन कि 2% डिस्काउंट हासिल कर लिया उन्होंने। द कंपनी पेड द अमाउंट विद इन डिस्काउंट पीरियड, तो भी इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट अवेल कर लिया आपने। या ये लिखा हुआ होगा कि द कंपनी पेड द अमाउंट ऑन टाइम, इसका मतलब है डिस्काउंट अवेल कर लिया। या ये लिखा हुआ होगा कि कंपनी, अब फर्स्ट करें आपने 1 अगस्त को परचेज़ किए तो उन्होंने कहा कंपनी पेड द अमाउंट ऑन 9 अगस्त, दैट्स मीन कि वो डिस्काउंट पीरियड के अंदर आपने डिस्काउंट पे किया, आपने पूरा का पूरा अपना अमाउंट पे किया है, लिहाजा आपको फिर डिस्काउंट मिल गया। यानी कि ये 3-4 ऐसे सेंटेंसेस हैं या कोई ना कोई ऐसा क्लू आपको ज़रूर दिया हुआ होगा कि जिसके ज़रिए से आप समझ जाएंगे कि आखिर आपको डिस्काउंट की अवेल करना है या नहीं करना है। अगर अवेल किया है तो यहाँ माइनस कर देंगे हम इसको और यहाँ लिखेंगे लेस कैश डिस्काउंट, इसी इनवॉइस प्राइस में से जो हमारा बिल बना था, और हमें बिल में से मज़ीद डिस्काउंट हमें मिला क्योंकि हमने पेमेंट जल्दी कर दी और पेमेंट हमने 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी उसकी, तो हमें 9,800 रुपये का डिस्काउंट और मिला। ये डिस्काउंट अमूमन कहलाता है हमारा कैश डिस्काउंट, और ये 2% हमने कैलकुलेट किया है 4,90,000 के ऊपर। हमने 2.10 कैलकुलेट नहीं किया बेटा, ये याद रखिएगा। अमूमन बच्चे यहाँ गलती करते हैं और उसको यहाँ 2.10 कर लेते हैं। कभी भी 2.10 का मतलब ये नहीं है कि ये 2% लिखा हुआ है। आप जानते हैं परसेंट मीन्स 100, तो यहाँ 2 मीन्स 2%, 2% मीन्स 2/100, नॉट द 2.10। 10 इज़ द डेज, ये जो डेज़ लिखे हुए डेज़ हैं, ये 100, ये परसेंटेज का साइन नहीं है। तो अमूमन बच्चे जो है वो मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे कि वो 2/10 करके और इससे मल्टीप्लाई करते हैं और अमाउंट कैलकुलेट करके लिख देते हैं। तो ये ऐसा मत कीजिएगा। ये यहाँ पर जो भी परसेंटेज का रेट होगा वो अपॉन 100 की मीनिंग में होगा, यानी कि 3% है तो 3/100, 5% है तो 5/100, दैट्स मीन कि जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसके ऊपर 100 लिखेंगे आप और इसको अप्लाई करेंगे 4,90,000 पे, यानी कि इनवॉइस प्राइस पे। मैं बार बार कह रही हूँ आपको क्या कैश डिस्काउंट अवेल किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता। डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। अमूमन लिखा होता है कि, कभी ये भी लिखा होता है कि सेल्स टैक्स, यानी कि आपको कुछ गिवन नहीं होगा लेकिन ये लिखा होगा सेल्स टैक्स 2% सेल्स टैक्स ऑन कैश प्राइस। आपको ये दे दिया, डिस्काउंट का वर्ड नहीं दिया आपको। कोई क्रेडिट टर्म तो दे दी शुरू में लेकिन आपको डिस्काउंट का वर्ड नहीं दिया गया, जबकि सिर्फ ये कहा गया कि 2% सेल्स टैक्स ऑन कैश प्राइस। इसका मतलब है कैश प्राइस आ गई तो दैट्स मीन कि आपने डिस्काउंट अवेल किया। अगर कैश प्राइस आ गई है तो आपने डिस्काउंट अवेल किया है। जब डिस्काउंट अवेल किया है तो फिर हमारे पास कैश प्राइस ही होगी। तो आप डिस्काउंट ऑलरेडी यहाँ पे माइनस करके जो अमाउंट निकलेगी दिस इज़ योर कैश प्राइस। कि अब हमने पैसे दे दिए, हमने उस सप्लायर को पैसे दे दिए। कितने पैसे हमने उसको दे दिए? 4,80,000 रुपीज़। अब हमने वो चीज़ परचेज़ की है, तो जब भी कोई चीज़ परचेज़ की जाती है ये अकाउंटिंग का रूल है कि वहाँ सेल्स टैक्स पे किया जाता है उसके लिए। यानी कि हमें वो सेल्स टैक्स पे तो करता है वो सप्लायर, लेकिन बेसिकली हमें उसको पे करना होता है और हम ये एक ही दफ़ा पे कर रहे हैं, लिहाजा इसको हम शामिल कर लेते हैं अपनी मशीन की कॉस्ट में या उस एसेट की कॉस्ट में जो एसेट हमने बाहर से परचेज़ किया है या हमने किसी सप्लायर से परचेज़ किया है, या विद इन अ कंट्री परचेज़ किया हो या हमने आउटसाइड द कंट्री परचेज़ किया हो। सेल्स टैक्स जब भी अगर गिवन होगा तो उसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे इस कैश प्राइस में। आपने क्योंकि सेल्स टैक्स उसी वक्त पे करना होता है जब आप वो चीज़ उठा रहे हैं, उसी वक्त आपने पेमेंट करनी होती है, लिहाजा सेल्स टैक्स को हमने ऐड किया और यहाँ पर जो अमाउंट निकल के आपके पास आएगी दिस इज़ योर एक्यूजेशन कॉस्ट। यानी कि अब आपने वो एसेट हासिल कर लिया। जो एसेट आपने सप्लायर से हासिल किया वो आपको पड़ा है 4,82,000 का, ये आपकी एक्यूजेशन कॉस्ट है। आगे कंटिन्यू करते हैं, हम देखते हैं कि हम वो कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो हमने इस एसेट को परचेज़ करने के लिए पे की। वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जो हमने इस एसेट को परचेज़ करने के लिए पेमेंट किया। वो कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जो हम बार बार नहीं पे करने, सिर्फ एक ही दफ़ा हम पे कर रहे हैं। तो वो एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर जो गिवन है, मैंने अज्यूम की भी फिगर्स हैं यहाँ पे सारी, कि कोई क्वेश्चन नहीं उठाया मैंने यहाँ पे, ना क्वेश्चन पहले मुझे आपको दिखाना पड़ता और उसके बाद फिर हम इसको रिकॉर्ड करते तो ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन बहरहाल अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने जो जनरल क्वेश्चंस हैं आपके वहाँ से आप लेंगे क्वेश्चंस के अंदर से। तो यहाँ मैंने फर्स्ट जो लिया है, जो कॉस्ट ऐड की है इसके अंदर या जो एक्सपेंसेस ऐड किए हैं वो ट्रांसपोर्टेशन इन है और वो 10,000 का अमाउंट है। ये ट्रांसपोर्टेशन इसलिए पे की गई थी क्योंकि आपने वो मशीन परचेज़ की थी बाहर से और उस मशीन को लाने में, उस प्रोडक्शन एरिया तक लाने में जो एक्सपेंसेस पे किया आपने ट्रांसपोर्टेशन की मद में वो 10,000 थे जो आपको बार बार पे नहीं करने बल्कि एक ही दफ़ा पे करने, दैट इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर।
इंस्टॉलेशन चार्जेस, जो मैंने आपको बताया कि इंस्टॉल कराना था उसको, मशीन को, अपने मशीन को या एसी को या कोई भी आपने परचेज़ किया एसेट, उसको इंस्टॉल करना है, किसी जगह पे आपने प्लेस करना है उसको, जिस जगह प्लेस करना है उसके लिए जो चार्जेस आपने पे किए हैं वो भी आपके एक ही दफ़ा पे किए जा रहे हैं, बार बार आप उसकी जगह चेंज नहीं करेंगे, बार बार उसको आप इंस्टॉल नहीं करवाएंगे, लिहाजा उसकी अमाउंट पे किया आपने वो एक ही दफ़ा पे कर रहे हैं आप उसको, तो वो 4000 रुपीज़ है। फाउंडेशन आपने उसकी बनवाई, जिस जगह आपको रखना है उसको, किस जगह आपने उसको इंस्टॉल करना है, किस जगह आपने उसको रखना है, उसकी फाउंडेशन बनवाई, उसके आपने पेमेंट किया है। लोडिंग चार्जेस कुछ आपने पे किए जो एक ही दफ़ा पे किए जा रहे हैं, उस चीज़ को उठा के जो भी आपके लेबर्स थे उनको आपने पेमेंट किया, तो वो आपने 2000 रुपीज़ पे किए। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आपने पे किया 4000। यहाँ पर भी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक इंश्योरेंस इन ट्रांजिट जो मैंने अभी यहाँ लिखा है, एक होता है इंश्योरेंस फॉर 3 ईयर्स जो मैं पहले बात कर चुकी हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के हवाले से। तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट और फायर इंश्योरेंस में डिफरेंस बेसिकली ये है बेटा कि इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हमारा वो इंश्योरेंस है कि जिस जगह से हमने वो मशीन परचेज़ की है, वो एसेट परचेज़ किया है, वहाँ से लेके आपकी प्रोडक्शन के या आपकी ऑर्गेनाइजेशन तक लाने के लिए या आपकी फैक्ट्री तक लाने के लिए, उस मशीन को सेफली पहुंचाने के लिए जो इंश्योरेंस कराई गई है या जो सफ़री इंश्योरेंस कराई गई है, उर्दू मीनिंग में अगर हम कहें इसको सफ़री इंश्योरेंस कराई गई है, या उस सफ़र तक के लिए जो इंश्योरेंस कराई गई है, वह हमने जर्मनी से मशीन उठाई और पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, तो जर्मनी से लेकर पाकिस्तान तक के रास्ते की या उस प्रोडक्शन के प्लेस तक पहुँचने तक की जो इंश्योरेंस हमने कराई है उसको हम इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कहेंगे, जो एक ही दफ़ा पे की जाती है। जबकि अगर हम फायर इंश्योरेंस की बात करें तो वो हमें प्रीमियम हर महीने हर साल पे करना पड़ता है, लिहाजा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत से एक्सपेंडिचर्स होंगे यहाँ पे जिसको आपने इग्नोर करना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फायर इंश्योरेंस अक्सर दी हुई होती है, 3 ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी दी हुई होती है, उसको आप इग्नोर कर देंगे। जैसे कि रिपेयर एक्सपेंस अक्सर दिया हुआ होता है, वो आप उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि रिपेयर कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, उसको आप इग्नोर कर देंगे। इसके अलावा आपके पास वो एक्सपेंसेस जैसे कि ओवरहॉलिंग चार्जेस जैसे कि हम कहते हैं मेंटेनेंस के चार्जेस कहते हैं, कि जब हमें रीन्यू करना हो, बार बार उसको मेंटेन करना हो, उसको प्रोडक्शन की हालत में लाना हो, ऑयलिंग करनी हो, या हमें इस तरीके से उसको फ्री करना हो सारे अपने उसके इक्विपमेंट्स को या उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हमें बेहतरीन हालत में लेकर आना, तो उसके ओवरहॉलिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन ओवरहॉलिंग चार्जेस को बेसिकली हम रिपेयर के अंदर इंक्लूड करते हैं कि ये वो मेंटेनेंस चार्जेस हैं जो हम पे करते हैं, लेकिन अगर ओवरहॉलिंग चार्जेस आपको दिए हुए हों तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। रिपेयर एक्सपेंस मैंने आपको बताया, ओवरहॉलिंग चार्जेस मैंने बताया आपको। इसके अलावा अगर टेस्ट रन कॉस्ट आपको दी हुई है, भाई हमें टेस्ट करना है इस मशीन को कि ये सही चलेगी नहीं चलेगी, ख़राब तो नहीं हो जाएगी बीच में, तो जो हमने इसकी चेक करने के लिए टेस्ट रन कॉस्ट पे की, हमने कोई ऑयल यूज़ किया, हमने कोई इंजीनियर को बुलवा लिया, उससे हमने कहा भाई चला कर तो दिखाओ ये सही चल रही है नहीं चल रही, तो जो हमने उसके लिए जो चार्जेस पे किए हैं टेस्ट रन कॉस्ट के लिए, अगर वो गिवन हो तो वो भी यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। ये तमाम वो एक्सपेंडिचर्स थे जो बेटा मशीन के हवाले से थे। अब आपने इन सबको टोटल करके आपने नेक्स्ट कॉलम में इसको शिफ्ट किया और आपके पास जो एक्यूजेशन कॉस्ट थी उस एक्यूजेशन कॉस्ट में आपने अदर कॉस्ट को ऐड किया और आपने ऐड करने के बाद देखा कि नेट कॉस्ट ऑफ मशीन आपके पास निकल के आ गई है 5,04,000। यहाँ तक तो आपका ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं इस हवाले से आपको बता दूँ कि ये तो मशीन की बात थी बेटा। अब फ़र्ज़ करें कि आप कोई बिल्डिंग परचेज़ कर रहे हैं, और बिल्डिंग परचेज़ करने के लिए आपके अदर कॉस्ट कौन सी होगी या अदर एक्सपेंसेस कौन से होंगे जो आप एक दफ़ा पे कर रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें कि बिल्डिंग अगर आपने परचेज़ की है तो बिल्डिंग के लिए जो आपने फ़ीस पे की है आर्किटेक्ट को बिल्डिंग बनाने के लिए, उसका नक्शा बनाने के लिए जो फ़ीस पे किया आपने आर्किटेक्ट को, जो इंजीनियर्स को पे किया आपने प्लान्स करने के लिए, या सुपरवाइज़र को जो आपने पेमेंट की है सुपरविजन के लिए कि भाई ये बिल्डिंग बना रहे हो, या हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या जो हमारे ठेकेदार जिनको हम कहते हैं उर्दू में ठेकेदार जो होते हैं, उनको जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो एक ही दफ़ा पे कर रहे हैं। जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो हमारे उसमें आ जाएगी, यूज़ में आ जाएगी, तो फिर हम बार बार तो उन ठेकेदारों को या उन सुपरवाइज़र्स को पेमेंट नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। तो यानी कि इंश्योरेंस हमने करवाई हुई है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अगर कंस्ट्रक्शन के दरमियान में अगर कोई हमारे पास कोई मिसहैप हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है, उसके लिए जो इंश्योरेंस करवाई हुई है, यानी कि इंश्योरेंस इन ट्रांजिट के तौर पे यहाँ पर हम इंश्योरेंस का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, इंश्योरेंस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो अगर कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं, आपने लैंड परचेज़ की है, तो लैंड की प्राइस, उसकी जो मैप्स बनाए गए हैं, जो नक्शा प्रिपेयर किया गया है उसकी प्राइस कि जितने का वो बना है,
जो आपने बिल्डिंग के बनाने के लिए जिस आर्किटेक्ट को आपने हायर किया उसकी फ़ीस, वो उन इंजीनियर्स की फ़ीस जिन्होंने वो प्लान्स किया या आपको जो बजट बना कर दिया, या वो सुपरवाइज़र जो सुपरविज़न कर रहा है उसकी इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस जो कंस्ट्रक्शन के दौरान में आपने इंश्योरेंस कराई हुई है, और वह इंश्योरेंस बिल्डिंग के बनने के बाद ख़त्म हो जाएगी, यानी कि बिल्डिंग के बनने तक के दौरान में जो इंश्योरेंस कराई गई है उसको हम इंश्योरेंस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कहेंगे। तो डिपेंड किया, मैंने ये एग्जांपल इसलिए दी आपको कि यहाँ हमने मशीन परचेज़ की थी, उसके हवाले से हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, फाउंडेशन, लोडिंग, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट किस्म के एक्सपेंसेस आ गए। लेकिन अगर हम बिल्डिंग परचेज़ कर रहे हैं या हम लैंड परचेज़ कर रहे हैं, उस पर बिल्डिंग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। इसी तरह से अगर लैंड की बात करें हम कि लैंड हमने परचेज़ की है, तो फिर हम ये क्या कहेंगे कि वहाँ पर प्राइस, या हमने जो स्टेट एजेंसी वाला है, ब्रोकर्स जो कमीशन ले रहा है हमारा, इसको हम ब्रोकर्स कहते हैं स्टेट एजेंसी वालों को, उन्होंने जो कमीशन लिया है वो एक ही दफ़ा ले रहे हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन जो कराई गई है उस प्लॉट की या उस लैंड की जो रजिस्ट्रेशन कराई गई है गवर्नमेंट के पास, वो फ़ीस जो हमने पे की है वो एक ही दफ़ा पे की जा रही है। सर्वेइंग फ़ीस, क्या सर्वे किया गया है उसकी जो फ़ीस पे की गई है वो भी एक ही दफ़ा पे की जा रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एसेट परचेज़ किया है। हम कह सकते हैं कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑल इंक्लूड all the expenditures necessary to get in place and ready for use, यानी कि आपको एक वो एक्सपेंडिचर्स जो आप उनको चाह रहे होते हैं कि ये रेडी फॉर यूज़ हो जाएं, तो रेडी फॉर यूज़ करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे आपको, वो सारे के सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। अगर एक और एग्जांपल दे देती हूँ इसी हवाले से ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से मज़ीद क्लियर हो जाएँ। अगर आप कोई ट्रक ख़रीदते हैं, कोई ऐसा आपने व्हीकल परचेज़ कर रहे हैं जो आपके लॉरीज़ के शक्ल में हो, या जैसे ट्रॉलर्स, ट्रॉलर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ट्रॉलर्स आप परचेज़ करते हैं, और ट्रॉलर्स जब आपने परचेज़ किया तो ट्रॉलर्स की लिस्ट प्राइस, ट्रॉलर्स के ऊपर डिस्काउंट वो आप माइनस करेंगे, या जो ट्रक आपने परचेज़ किया उसके ऊपर कैश डिस्काउंट, या आपने सेल्स टैक्स पे किया वो आपने ऐड किया। एक्विजिशन कॉस्ट आपके साथ हासिल हो गई। अदर कॉस्ट में यह आ सकता है कि आपने उस ट्रॉलर की रजिस्ट्रेशन कराई, उस ट्रक की रजिस्ट्रेशन कराई, आपने उस ट्रक के लिए जो प्रिंट करवाया, आपने उसको पेंट करवाया, पेंट कराने के लिए आपने कंपनी का नाम लिखवा दिया। जैसे अक्सर आपने देखे होंगे ट्रॉलर्स जा रहे होते हैं उसके ऊपर नाम मेंशन किया हुआ होता है। अक्सर वो कंपनीज़ के अपने ज़ाती ट्रॉलर्स होते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है, उनके नाम लिखे होते हैं। या अगर हम उनकी बात करें, ऑयल ट्रक्स की बात करें या ऑयल टैंकर्स की बात करें, तो ऑयल टैंकर्स के ऊपर लिखा होता है PSO लिखा होता है, किसी के ऊपर शेल लिखा होता है। इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर जो ट्रक्स हैं ये इनकी अपनी ओनरशिप में है। लिहाजा जो हम प्रिंट करवा रहे हैं नाम, वो नाम, या जो हम उसकी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि हमारे पास इसका नंबर आ जाए, रजिस्टर्ड नंबर आ जाए हमारे पास, जो रजिस्टर्ड प्लेट नंबर होता है वो हमारे पास मिल जाए, उसके लिए हमने जो पेमेंट की है, तो हमने कौन सी ऐसी पेमेंट है जो एक ही दफ़ा हम कर रहे हैं और किसी एसेट के लिए कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे हमारे एक्सपेंडिचर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। वो चीज़ हमारे पास कैसे आ रही है, कितनी चीज़ें पे करने के बाद आ रही है। तो बेटा ये 5,04,000 जो मैंने आपको बताया, ये हमने कितनी चीज़ें माइनस करके और कितनी चीज़ें ऐड करने के बाद निकाला है। जबकि फर्स्ट ईयर कॉमर्स में आपको डायरेक्टली कॉस्ट दे दी जाती थी कि परचेज़ मशीन फॉर रुपीज़ 5 लाख, फॉर रुपीज़ 5 लाख ऑन कैश और ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिस वन, इस तरह से दे दिया जाता था। तो हम डायरेक्टली वहाँ पर मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट कर देते थे, मशीन डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट कर देते थे, और सिंपली हमें यहाँ पे अमाउंट जो गिवन था वही हम अमाउंट लिख दिया करते थे। अब देखिए आप क्या प्रोसेस था कि हमने डिस्काउंट माइनस किए और कुछ अदर कॉस्ट को ऐड किया। ऐड करने के बाद जो चीज़ें हमारे पास आई, दिस इज़ योर नेट कॉस्ट ऑफ मशीन। ये हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ है। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आए, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी जो आप सोच रहे होंगे ये ऐड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये डिस्काउंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट्स में आप कह सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। दूसरी एक और बात ये कि पास्ट पेपर्स अगर आप उठा के देखें तो उसमें एक कुछ चार्जेस आए हुए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स आप सोचिए कि इनकम टैक्स क्या यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, या इनकम टैक्स है या रिपेयर है, या इनकम टैक्स की हम बात अगर सिंपली करें, रिपेयर की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि रिपेयर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन बिकॉज इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनकम टैक्स की, तो क्या इनकम टैक्स हम यहाँ ऐड करेंगे अदर कॉस्ट में? नहीं ऐड करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इनकम टैक्स का ताल्लुक किससे है? हमारे इनकम से है, हमारे इनकम स्टेटमेंट से है, फाइनेंशियल इशूज़ से है हमारा, यहाँ से इसका ताल्लुक नहीं है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस क्वेश्चन में बहुत से ऐसे इररिलेवेंट एक्सपेंडिचर्स दिए हुए होंगे जिसको आपने इग्नोर करना होगा। आपने सोचना होगा कि इसमें से कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो कैपिटल है, कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो आपकी रेवेन्यू है। लिहाजा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं उसको आप छोड़ देंगे, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपका है रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ मशीन एंड एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड देयर ऑन। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, इनकर्ड की जगह पे कट लिख दिया गया है। दिस इज़ टाइपिंग मिस्टेक, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। देखिए यहाँ पे हम एंट्रीज़ की बात करते हैं। जनरल आपको बनाना आता है। मैंने यहाँ जनरल की ख़ास स्पेसिफिक हेडिंग्स नहीं लिखी हैं। जनरल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वही फॉलो करेंगे। ऊपर कंपनी का नाम ज़रूर लिखेंगे, जनरल की हेडिंग डालेंगे, लेकिन डेट की हेडिंग नहीं डालेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि फ़र्स्ट कॉलम आपके जनरल का इस फॉर्म हिट का फर्स्ट कॉलम ही डेट का कॉलम है। जब डेट का कॉलम जिन स्टेटमेंट्स में, जिन जगहों पे या जिन लेजर्स में या जिन जगहों पे आपके पास डेट का कॉलम मौजूद हो वहाँ ऊपर डेट मेंशन नहीं की जाती। लिहाजा डेट का कॉलम ये है आपका। नेक्स्ट आपका पर्टिकुलर्स है, या दूसरे बच्चे इसको टाइटल ऑफ अकाउंट कह देते हैं या इसको डिस्क्रिप्शन का नाम दे देते हैं। इट्स ओके, आपको जो नाम याद है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम आपके पोस्ट रेफरेंस का होता है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाते कि पोस्ट रेफरेंसेस क्या होते हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ एंट्रीज पास करना सीख रहे हैं। हमें रिकॉर्ड करना है कि हमने मशीन जो परचेज़ की है वो हमने कैसे परचेज़ की और कितने की परचेज़ की और क्या हमने पे अमाउंट पे किया है। और ये आपका डेबिट का कॉलम आ गया और ये आपका क्रेडिट का कॉलम आ गया। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो जनरल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। सिंपली वही फॉर्मेट मैंने बनाया है इसका। अगस्त 1 को आपने मशीन परचेज़ की और अगस्त 1 में जब आपने सोल्यूशन देखते हैं जो हमने पीछे अभी देखा, और अगस्त 1 में आपके पास एक लिस्ट प्राइस थी और लिस्ट प्राइस के बाद आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। मैंने आपसे कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी हमें दिया जाता है अगर हम कोई बड़ी चीज़ ख़रीद रहे हों, हम कोई महंगी चीज़ ख़रीद रहे हों जिसकी कॉस्ट ज़्यादा हो या खुद ही ऑलरेडी सेल लगी हुई हो उन चीज़ों पे, तो ये ट्रेड डिस्काउंट हमें ऑलरेडी मिल जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो हमारा बिल बना है वो कितने का बना है? 4,90,000 का। तो 4,90,000 से पहली एंट्री हम बनाएंगे और 4,90,000 से जो बनाएंगे हमने पेमेंट तो नहीं की अभी, अगस्त 1 को हमने पेमेंट नहीं की। हमने क्या एंट्री बनाएंगे? मशीन डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट। हमने यहाँ पर अकाउंट पेबल को क्रेडिट किया है क्योंकि अभी हमने इसकी पेमेंट नहीं की। इनवॉइस प्राइस का बिल बना है ये, कैश प्राइस का नहीं। अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट ना दिया हुआ होता तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली कैश प्राइस की एंट्री पास कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ था, लिहाजा आप अकाउंट पेबल के नाम से इसकी एंट्री बनाएंगे, मशीन डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल मैंने अज्यूम किया है डेट कि 9 अगस्त को आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है आपने वो डिस्काउंट अवेल किया और आपने अकाउंट पेबल डेबिट किया, यानी कि यही वाली लाइबिलिटी आपने पे की। अकाउंट पेबल आपने डेबिट किया 4,90,000 का, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर क्योंकि आपकी लाइबिलिटी जो थी वो 4,90,000 की थी, वो आपने पे की। और आपने फिर आपको डिस्काउंट मिला है 2%, तो जो 2% आपने डिस्काउंट चार्ज किया वो आया 9,800 का। ये 9,800 आपका कोई परचेज डिस्काउंट या सेल्स डिस्काउंट नेचर का डिस्काउंट नहीं है, बल्कि इस डिस्काउंट की वजह से आपकी उस फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट कम हो रही है। तो अगर फिक्स्ड एसेट्स यानी कि वो एसेट या मशीन उसकी कॉस्ट कम हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो, उस डायरेक्टली उसी एसेट को हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। कभी भी हम डिस्काउंट यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते। ये आम डिस्काउंट नहीं है, परचेज डिस्काउंट या सेल्स डिस्काउंट टाइप का डिस्काउंट नहीं है, बल्कि ये डिस्काउंट वो था कि आपने कोई चीज़ परचेज़ की थी और उस परचेज़ में आपको कुछ डिस्काउंट मिला है, तो उस डिस्काउंट की वजह से आपकी मशीन की कॉस्ट कम हो गई। जब मशीन की कॉस्ट कम हो गई तो उसको आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे 9,800, और जो बाकी अमाउंट बचेगी कैश की शक्ल में वो 4,80,200 बची। दिस इज़ योर कैश पेमेंट। आपने कैश कितनी पेमेंट की, इसको निकालने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद जो कैश पे किया आपने वो 4,80,200 पे किया है। आपकी असल पेमेंट आपको करनी थी 4,90,000, लेकिन आपको डिस्काउंट मिल गया तो आपने अमाउंट पे किए कम, 4,80,200 कम पेमेंट किया आपने। अगर डिस्काउंट आपने अवेल नहीं किया होता तो इस एंट्री को बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये एंट्री डिपेंड करता है कि आपने डिस्काउंट अवेल किया है या नहीं किया। यानी कि आपने ये फर्स्ट एंट्री बनाते और ये लास्ट एंट्री बनाते। सेकंड एंट्री बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होती अगर उन्होंने कैश डिस्काउंट अवेल ना किया होता या कैश डिस्काउंट के हवाले से कोई चीज़ गिवन ही ना होती या आपको क्रेडिट टर्म उस क्वेश्चन में दी ही हुई ना होती, तो आप ये एंट्री नहीं बनाते। यानी कि ये आपकी एंट्री वो है कि अगर दिया है तो बनाएंगे, नहीं दिया है तो नहीं बनाएंगे, अवेल किया है तो बनाएंगे, नहीं अवेल किया डिस्काउंट तो नहीं बनाएंगे।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। अगस्त की कोई भी डेट, यानी कि अगर डेट गिवन होगी तो आप डेट मेंशन कर देंगे, अगर नहीं गिवन हो तो अगस्त 10 लिख दें, आप 11 लिख दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने जो एक्स्ट्रा जो पेमेंट की है आपने, यानी कि इंस्टॉलेशन चार्जेस, फाउंडेशन चार्जेस, या आपने टेस्ट रन कॉस्ट, या इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, यानी कि ये जितने भी आपने इससे पहले जो आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी कि ये अदर कॉस्ट जितनी भी आपने शामिल की थी, इंक्लूडिंग योर सेल्स टैक्स, ये जितनी भी चीज़ें आपने पे की थी, इन सब को मिलाने के बाद टोटल अमाउंट जो भी आएगा, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, मैंने इंक्लूड नहीं किया, थोड़ी सी मुझसे ये मिस हो गया, लेकिन आप इसको कीजिएगा। और सेल्स टैक्स की अलग से एंट्री भी बनाई जा सकती है, मैं वो भी बता देती हूँ आपको कि आपने ये जो आपने अदर एक्सपेंडिचर्स थे आपके, तो आपने किया मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट। अब सेल्स टैक्स के हवाले से आप बनाएंगे तो दोबारा आप मशीन डेबिट करेंगी और कैश क्रेडिट कर देंगी, दोबारा वो सेल्स टैक्स 1800 का था वो भी इंक्लूड करेंगी, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन, यानी कि मशीन डेबिट और यहाँ मशीन आपने क्रेडिट की और एक और जगह आप मशीन डेबिट करेंगे, तो मशीन का जो बेसिक जो बैलेंस निकल के आएगा, यानी कि इन मशीन डेबिट दोनों मशीन डेबिट हैं, इस मशीन को क्रेडिट किया आपने, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास आना चाहिए 5,02,000 जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट की है इसकी, यानी कि 5,04,000 जो आपने निकाली है कॉस्ट, ये कॉस्ट आनी चाहिए। तो हमें एक एंट्री बनाएंगे हम इस कैश प्राइस की, दूसरी एंट्री बनाएंगे हम सेल्स टैक्स की, यानी कि मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट, तीसरी एंट्री हम बनाएंगे मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट 22,000 की, यानी कि एक कैश, पहली वाली एंट्री आपने बना दी इनवॉइस प्राइस की, बिल प्राइस की। अगर कैश डिस्काउंट नहीं है तो डायरेक्टली हम सेल्स टैक्स पे आ जाएंगे और फिर डायरेक्टली हम अपने अदर कॉस्ट पे आ जाएंगे। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट भी गिवन है तो फिर हम यहाँ पर पहले बनाएंगे लिस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस की, फिर बनाएंगे कैश प्राइस की, और फिर बनाएंगे सेल्स टैक्स की, और फिर बनाएंगे यहाँ पर अदर कॉस्ट की। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, अगर यहाँ ट्रेड डिस्काउंट ना हो और डायरेक्टली आपको कैश डिस्काउंट दिया हुआ हो, तो फिर हमारी एक ही एंट्री डायरेक्टली बन जाएगी कि मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट, ये भी याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं, और आगे मैंने आपको बताया कि ये एंट्रीज़ आ सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि कितनी एंट्रीज़ बनेंगी आपकी, ये डिपेंड करता है कि आपने कितने प्रोसेस में जाके, कितने स्टेप्स में जाके अपनी मशीन की कॉस्ट कैलकुलेट की है, या उन्होंने क्या आपको क्या मांगा है, उन्होंने क्या आपने एंट्रीज़ क्या मांगी हैं आपसे। तो सिंपल एंट्रीज़ भी बनाई जा सकती हैं यहाँ पे। मशीन डेबिट, अगर इस तरह की एंट्रीज़ ना लिखी हो, सिंपल ये लिखा हो कि मशीन टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ मशीन, सिंपली अगर ये लिखा होता कि टू रिकॉर्ड जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ मशीन, तो सिंपल आप ये करते कि मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट कर देते और अमाउंट लिख देते नीचे वाला 5,04,000, डायरेक्टली एक एंट्री बनाई जा सकती थी। ओके बेटा, यहाँ तक तो मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, और अब हम चलते हैं अपने अख्ताम की तरफ, और अब इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको जल्द ही बताऊँगी, और इंतज़ार कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई इशू आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए